हेलो 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 हेलो। वेलकम। चलो, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 315 से। यही अपने जो ऑडिट इन 100 पेजेस है उसी के नोट से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे 315 टॉक्स अबाउट योर रिस्क असेसमेंट। तो देखो, आपकी जो 300 सीरीज है, दिस कम फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के लिए आती है हर अटेम्प्ट में। एंड ये देखो, ये इधर अपनी मार्क्स वाइज एनालिसिस है। तो हर अटेम्प्ट में करीब ये 3 मंथ्स की आती है। तो इस में छोड़ा दे। तो देखो, आज नए नए सेटअप के साथ आज पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 315 शुरू करते हैं। जैसे 315। यस। तो अपना जो ऐसे 315 है, दैट टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो आप एंटिटी को समझने के थ्रू आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो कि भाई आप once you understand the entity only then you will be able to identify and assess the risk of material misstatement. ठीक है, तो अब देखो आपका रैप क्या होता है, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। भाई आप जब किसी को डेट करना शुरू, आप किसी के साथ दोस्ती करो तो पहले आप उनको समझोगे ना। जिसको ऑडिट कर रहे हो उसको पहले आप समझो तो आप क्या कर रहे हो, किसको कर रहे हो। So that is understanding of entity and its environment, including IC. IC is your internal control to identify and assess risk of material misstatement at फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। तो ये अपने को पता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज एट 2 लेवल्स। एक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दूसरा आपका असर्शन लेवल। दिस इंक्लूड्स इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ये 4 वेज के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो एंटिटी को। फिर क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अभी तक हम पूरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप जब से पहले जब आप ऑडिट कर रहे हो आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर आप एंटिटी को ही नहीं जानते हो। तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग आपका जो FRF है, दैट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर क्या है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूड्स इट्स ऑपरेशंस, कि भाई वो काम क्या करता है। फिर सेकंड क्या है, द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस, उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कितने लेवल्स है, क्या हायरार्की, आपको वो सब जानना चाहिए। थर्ड पार्ट है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि वो अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्या करता है। फिर है ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि भाई एंटिटी को ओन कौन करता है, इसको गवर्न कौन करता है। तो वो सब आपके ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे सिलेक्ट, कैसे और उनको अप्लाई कैसे करता है, आपको वो सब समझना पड़ेगा। एंड फिर लास्ट पॉइंट है, दैट इज योर इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू द ऑडिट। तो आपके जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, अगर आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कम रहेगी। तो दैट इज IC रेलेवेंट टू द ऑडिट। फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो देखो, सबसे पहले आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप करोगे आइडेंटिफाई एंड असेस योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो देखो, अपने 2 लेवल है, हमने अभी पढ़ा था, जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है और एक आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल है। तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में क्या बोलता है, RMM दैट रिलेट परवेजिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। परवेजिवली मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, परवेजिवली मतलब सब जगह, एवरीवेयर। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट रिलेट परवेजिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस, कि भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो अफेक्ट करता है। एंड सेकंड क्या बोल रहा है आपका, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स लेवल। तो आपके जो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपके कुछ अकाउंट के बैलेंसेज है, कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स है या उनमें डिस्क्लोजर। तो दिस हेल्प डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर नेसेसरी। एक बार आप जब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप ये 2 लेवल्स पे आइडेंटिफाई कर लो तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे अपना ऑडिट प्रोसीजर्स क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्या डेप्थ में जाना है। ठीक है, फिर क्या बोलता है आपके असर्शन इवैल्यूएटेड। तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करते हो। तो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आप क्या क्या चेक करोगे, इसकी अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। तो आप 5 चीज़ें चेक करोगे। क्या चेक करोगे, फर्स्ट इज योर अकरेंस, कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है।
सेकेंड कि देखो जो ट्रांजैक्शन हुआ है और जो हमने रिकॉर्ड किया, हैव वी रिकॉर्डेड इट कम्प्लीटली, हैव वी रिकॉर्डेड द कंप्लीट ट्रांजैक्शन। एक्यूरेसी, क्या हमने ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड किया है या नहीं। कट ऑफ, कट ऑफ मतलब बैलेंस शीट डेट, अपनी जो बैलेंस शीट डेट है उससे पहले की ही ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, तो दैट इज अ कट ऑफ पीरियड। तो आपका जो ईयर स्टार्ट हुआ, जो ईयर एंड हुआ है, आप बस वही पीरियड के ट्रांजैक्शंस लोगे, तो इसलिए आपका कट ऑफ है। एंड फिफ्थ है क्लासिफिकेशन, कि आपने कौन सा ट्रांजैक्शन को कहाँ पे क्लासीफाई किया है, कोई भी इवेंट हुआ तो आपने किस हिसाब से उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो 5 चीज़ें, सबसे पहला अकरेंस, सेकंड कंप्लीटनेस, थर्ड एक्यूरेसी, फोर्थ कट ऑफ एंड फिफ्थ आपका है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप अगली चीज़ क्या इवेल्युएट करोगे, दैट इज अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड। तो आपके अकाउंट बैलेंसेस का क्या रहेगा, 4 चीज़ें, एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। क्या 4 चीज़ें, एग्जिस्टेंस, की देखो आपके जो अकाउंट बैलेंसेस है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये एग्जिस्ट करने चाहिए। आपके जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशंस है अगेंस्ट दो ट्रांजैक्शन है कुछ, ऑल ऑफ दो शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। योर ट्रांजैक्शन, आपके जो भी अकाउंट बैलेंसेस है दे शुड बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, आपने जो भी प्रॉपरली वैल्यूएशन किया उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन में 5 चीज़ें चेक की थी। 5 चीज़ें क्या चेक की थी, एक थी अकरेंस, दूसरी थी कंप्लीटनेस, फिर आपकी तीसरी है एक्यूरेसी, फोर्थ है कट ऑफ एंड फिफ्थ है क्लासिफिकेशन। ओके, अब हमने सेकंड का चेक किया था अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस में हमने क्या देखा था, देखो सबसे पहले उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, अगर वो बुक्स में एग्जिस्ट करता है, अगर वो अकाउंट बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो ही अपने बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। फिर सेकंड है राइट एंड डिस्क्लोजर, थर्ड है कंप्लीटनेस, फोर्थ है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या बोलते हैं, आपको उनका चेक करना चाहिए कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको कैसे प्रेजेंट किया, उनको डिस्क्लोज कैसे किया है। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, उन सबको आपको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देना चाहिए। सेकेंड है आपका कंप्लीटनेस, दैट इज पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा जो भी रिकॉर्ड इट शुड बी कंप्लीट, आपका जो भी डिस्क्लोजर है दे शुड बी कंप्लीट। तीसरा है क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन सही है। एंड लास्ट है एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो करेक्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, जो भी डिस्क्लोज कर रहे हो करेक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, और डिस्क्लोजर में अगर कोई वैल्यूएशन या कुछ होना चाहिए तो वो वैल्यूएशन भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं, एक पेज में ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन रैप, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें आपके स्टेप्स क्या है, तो आपके स्टेप्स है, सबसे पहले यू आइडेंटिफाई द रिस्क, आप क्या सबसे पहले आप क्या रिस्क को पकड़ना चाहते हो, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर नेक्स्ट है असेस एंड इवैल्यूएट आइडेंटिफाइड रिस्क, आपने जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया उसको आप समझो एंड इवैल्यूएट करो कि भाई इससे मेरे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। एंड तीसरा है आपका रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। तो सेकंड में हमने आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट कर लिया, अब थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कुड गो रॉन्ग, कि भाई ये रिस्क से गलत क्या हो सकता है, हमारे जो असर्शन लेवल है इसमें क्या गलत हो सकता है। तो ये अपने 3 स्टेप्स हो गए, सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर असेस, फिर देखो गलत क्या हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग, आइडेंटिफाई असेस गलत क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई असेस गलत क्या हो सकता है। ठीक है, ये अपने 3 ट्रांजैक्शन हो गए। अब क्या है, रिस्क रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, तो अपने कौन से रिस्क को आपको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, कि भाई जो सब भी यूजुअली जानबूझ के होती है। तो सबसे पहले देखो आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड हमने पढ़ा है, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल मिस्टेक। ठीक है, इंटेंशनल नॉट मिस्टेक बट मिस रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, तो इट इज रिस्क ऑफ फ्रॉड सबसे पहला। सेकेंड क्या है, रिस्क रिलेटेड टू अकाउंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका जो भी रिस्क रिलेटेड आपके ये अकाउंट्स हैं उस सबसे रिलेटेड। फिर तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भाई आपका ट्रांजैक्शन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जितनी ज़्यादा एंट्रीज है, या जितना ज़्यादा आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें यू नीड स्पेशल कंसिडरेशन। एंड चौथा है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा झोल होने की चांस है, तो इसलिए इधर हमें स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो 4 चीज़ों में स्पेशल कंसिडरेशन है। सबसे पहला आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड, फिर आपका सेकेंड है आपके जो अकाउंट्स है, रिस्क रिलेटेड इको अकाउंट डेवलपमेंट। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जितना कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा उसकी रिस्क हो सकती है, तो उधर ज़्यादा मोर हमें कंसिडरेशन देना पड़ेगा, मोर ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे उधर।
एंड चौथा है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, रिस्क इन CIS एनवायरनमेंट। रिस्क इन CIS एनवायरनमेंट क्या बोलता है, दो पार्ट से, एक है रिस्क इम्पोज्ड बाय IT या CIS, दैट इज आपके IT स्ट्रक्चर की वजह से क्या क्या रिस्क हो रहे हैं, एंड सेकंड है एरियाज टू बी एग्जामिन, तो उसमें आपको क्या क्या एरिया एग्जामिन करना है। तो देखो, रिलायंस ऑन प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस इनएक्यूरेट डेटा और इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग। देखो, आपके जो प्रोग्राम्स है जो आपका इनएक्यूरेट डेटा देते हैं, ये रिस्क है। अगर आपका प्रोग्राम ही आपको गलत डेटा दे रहा है तो आप ऑडिट कैसे करोगे, ये सबसे पहली रिस्क है। सेकंड क्या है, अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा दैट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। अगर कोई ऐसे पर्सन को एक्सेस है जिसको एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो उसके साथ गलत कर सकता है, दैट इज अनऑथोराइज एक्सेस, तो वो डेटा इटसेल्फ को ही डिलीट कर देगा। तो ये आपके IT सिस्टम्स के जो जो भी रिस्क है वो पढ़ रहे हैं हम। तीसरा क्या, अनऑथोराइज चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल। देखो, मास्टर फाइल्स क्या होती है आपकी, ये सपोज फिक्स एसेट रजिस्टर है तो वो आपकी एक मास्टर फाइल होगी। अब ये इसी में आपके एडिशन डिलीशन होते रहते हैं, तो आपकी इसमें अगर आप कुछ भी चेंज करो, फिक्स एसेट रजिस्टर क्या होता है, एक कंपनी के पास एक एक्सेल मान लो या सिस्टम होता है जिसमें सारे लिस्टेड रहते हैं कि भाई क्या क्या एसेट्स है। मास्टर डेटा में ऑलरेडी लिखा रहेगा कि भाई अगर फर्नीचर डाला है तो उसकी यूजफुल लाइफ सपोज मान लो 10 ईयर्स है, तो वो मास्टर डेटा है कि अब आप जब कभी भी फर्नीचर इंपोर्ट करोगे वो 10 ईयर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपका मास्टर डेटा है, दैट इज योर मेन बेस डेटा। तो अगर उसको हमने कुछ चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा इशूज हो सकते हैं, तो अगर अनऑथोराइज चेंजेस हो उसको। फिर नेक्स्ट क्या है, अनऑथोराइज चेंजेस टू सिस्टम्स। अगर आप सिस्टम इटसेल्फ में ही चेंज कर दो तो ये अपने 4 रिस्क है। तो एक है कि भाई अगर मेरा सबसे पहले कि अगर मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरा जो प्रोग्राम है वही गलत डेटा दे रहा है, दैट इज योर नंबर 1 रिस्क। सेकंड रिस्क क्या है कि अगर आपका कोई बंदे को अनएक्सेस ऑथोराइज टू रिस्क अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा है तो वो उसमें चेंजेस कर देगा। तो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा डेटा, थर्ड पार्ट में पढ़ा मास्टर फाइल्स, एंड फोर्थ में पढ़ा सिस्टम्स। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ सब आपके अनऑथोराइज एक्सेस है। फर्स्ट वाला आपके कि अगर प्रोसेस, अगर सिस्टम ही, अगर आपका जो प्रोग्राम है अगर वो ही गलत डेटा दे रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या एरिया एग्जामिन करना है। तो सबसे पहला है प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कि भाई प्रोग्राम डेवलप कैसे करें, इसको मेंटेन कैसे करें, हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे बनाएं और कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सेकेंड है आपका फिजिकल CIS सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब इस सपोज एक्सेस कार्ड से ही अगर आप सर्वर रूम में एंट्री मिल सकती है, अगर फिंगरप्रिंट है तो फिजिकल सिक्योरिटी क्या है। तीसरा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वो सिस्टम जो है आपकी क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करिए आप उसको भी चेक कर सकते हो। एंड फोर्थ है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोग्राम है, ये डेटा को प्रोसेस कैसे कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स हो रहा है, तो आप वॉक थ्रू कर सकते हो एट एवरी स्टेप कि भाई ये मेरा सिस्टम जो है ये क्या क्या कर रहा है। फिर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आपके इंटरनल कंट्रोल के क्या कंपोनेंट्स है, इनको आपको रखना है। ठीक है, तो आपके इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज योर कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, थर्ड इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फोर्थ है कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट, एंड फिफ्थ है आपका मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। इसको आप कैसे आप याद कर सकते हो, CRICM। ठीक है, तो अपना इसका शॉर्टकट है क्रिकमी, दैट इज सी से सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको क्या बोलना है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल वैल्यूज हाई रखो, कम्युनिकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज। आप अगर एम्प्लॉयज में एथिकल मॉरल्स हाई रखोगे तो इट इज रिस्क, आपका रिस्क कम हो जाती है फ्रॉड या कुछ भी होने की। तो सबसे पहले इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए माहौल बना दो, आप माहौल अच्छा बनाओ, माहौल एथिकल रखो, तो आपका बहुत सारे रिस्क तो उधर ही कम हो जाता है। सेकेंड आर से क्या है आपका, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, असेस लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस। आपके जो सब भी रिस्क है आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, चेक करो कि भाई कितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है, व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस। फिर तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपके जो सब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, वो सब आपके इंटरनल कंट्रोल में आ जाते हैं। तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड, ये सब आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स रेलेवेंट टू FR में आ जाते हैं। फोर्थ क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट। फर्स्ट पार्ट इज योर फिजिकल कंट्रोल, सेकंड इज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का होता है कि भाई हाउ इज द वर्क डिवाइडेड अमंग पीपल, एक ही बंदे को सारा पावर नहीं होना चाहिए, सारी ड्यूटीज उसके पास नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड, जैसे कि एक पर्सन डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द होल प्रोसेस। एंड फोर्थ है आपका परफॉर्मेंस रिव्यूज, कि आप जो भी परफॉर्मेंस करते हो एम्प्लॉयज़ की चेक करते हो वो रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आपके कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। एंड फिफ्थ है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, दैट इज यू असेस
इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस। देखो आपने सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगा तो लिए है कंपनी में, बट आपको उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ेगी कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं। और मैंने जो सोच के लगाया था, मैंने जो दिमाग सोच के लगाया था कि इधर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ये रिस्क को आइडेंटिफाई या ये रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, इज माई इंटरनल कंट्रोल वर्किंग एज पर माई रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए।